प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पे हम चर्चा कर रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो मसल तक नर्व इम्पल्स या उद्दीपन कैसे पहुंचे, या हम यूँ कहें कि कैल्शियम आयन एसआर से कैसे रिलीज हो। तो उसके लिए आप ये देखिए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का ये डायग्राम है। यहाँ पर ये देखिए ऊपरी वाला जो ये पूरा भाग है ये नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन का एंड पार्ट है। न्यूरॉन का एंड पार्ट आपको पता होगा सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक नोब में समाप्त होता है। और ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन है। क्योंकि आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सीएनएस द्वारा दिए गए आदेश जिस तंत्रिका तंत्र के द्वारा टारगेट साइट तक पहुंचते हैं वो मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। अर्थात सीएनएस से सूचनाएं लाकर टारगेट ऑर्गन तक लाने वाले जितने भी न्यूरॉन हैं वो मोटर न्यूरॉन। और दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, अर्थात सेंस ऑर्गन से बाह्य उद्दीपन रिसीव करने के बाद सीएनएस तक ले जाने वाले न्यूरॉन हैं वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो एक्चुअली क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है, उसका अंतिम भाग है सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन। तो जहां पर ये मसल्स के साथ संपर्क स्थापित करता है, मसल्स तक इसका अंतिम भाग पहुंचता है, उस भाग को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। आप ये देखिए ये एक्सॉन है, मोटर एक्सॉन। मोटर एक्सॉन ये एक से अधिक, तो डायग्राम में दिखाया ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको पता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बहुत अत्यधिक एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रियन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है? बहुवचन है। किताबों में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये बहुवचन है। से जो एक वचन है वो टर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियन, एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस मोटर एक्सॉन के बाहर ये व्हाइट कलर की जो दिखाई है मैंने, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ के बाहर ये स्वान सेल है। ये वाली जो है स्वान सेल है, ये न्यूक्लियस है स्वान सेल के। और आउटरमोस्ट जो मैंने लेयर दिखाई है ये है एंडोमाइसियम। ये है एंडोमाइसियम आउटरमोस्ट लेयर। और आप देखिए कि अंतिम जो सिनेप्टिक नोब है एक्सॉन के या सिनेप्टिक एंड है, वहां पर आप देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहलाते हैं। ये जो फिंगर लाइक संरचनाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें आप देखिए बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है। और आउटरमोस्ट जो लेयर होती है एक्सॉन की वो कहलाती है एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहलाता है एक्सोप्लाज्म कहलाता है। अब आप देखिए कि जो मसल सेल है, मसल सेल की ये सार्कोलेमा, आप देखिए यहाँ पर ये बैंड हुई है, मुड़ी हुई अवस्था में, जैसे वायर तार जो मुड़ा हुआ होता है वैसे स्प्रिंग टाइप। ये क्या है? प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। आप देखिए कि ये तो है सार्कोलेमा और इसके बीच में ये है आपकी ये एक्सोलेमा, ये एक्सोलेमा है और ये सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा और एक्सोलेमा के बीच का जो स्थान है, स्पेस है, ये कहलाता है प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। उसके बाद आप देखिए कि ये मायोफाइब्रिल है। तो मायोफाइब्रिल और आपके सार्कोलेमा के बीच का जो ये स्थान है ये कहलाता है सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। आप ध्यान से देखिए इसको, प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो है वो एक्सोलेमा और सार्कोलेमा के बीच का स्थान है, ये प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो है वो है सार्कोलेमा और मायोफाइब्रिल के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लिफ्ट। और ये आपको मैंने दिखाया, ये बड़े बड़े न्यूक्लियस है, मसल न्यूक्लियस है। और ये एक्सॉन की जो लेयर है प्लाज्मा लेमा, ये हम यूँ कहें एसएन, तो इसको एक्सोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहकर यहाँ पर इसको एक्सोलेमा। और इसके जस्ट संपर्क में होती है वो मायोफाइब्रिल मसल सेल। अब क्या होगा, जब एक्साइटेशन की वेव आएगी, कोई भी एनआई आएगा, नर्व इम्पल्स आएगा, तो डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो इस यहाँ से एक्सोलेमा से होती हुई
डीपोलराइजेशन की वेव जो है यहाँ तक पहुंचेगी। कहाँ तक? प्राइमरी सिनेप्टिक क्लिफ तक पहुंचेगी, क्योंकि सार्कोलेमा और एक्सोलेमा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में नहीं होते, बल्कि इनके बीच में स्पेस होता है एक्सोलेमा और सार्कोलेमा के बीच। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा एनआई का वो होगा केमिकल, और यहाँ से यहाँ तक जो कंडक्शन हुआ है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसके बाद वो डीपोलराइजेशन की वेव सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लिफ से होती हुई कहाँ पहुंचेगी? मसल सेल के अंदर। मसल सेल में कहाँ पहुंचेगी? एसआर तक। एसआर तक पहुंचने के बाद डीपोलराइजेशन की वेव एसआर में पहुंचने के कारण ही एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है, और वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बंधन बनाते हैं, जिससे एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग साइट खुलती है और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। अब आप यहाँ देखिए, ये व्हाइट कलर की मैं दिखाई जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच के अंदर जो येलो कलर की जो डॉट डॉट लाइन है वो है एम लाइन, मीडियन लाइन या एच जोन है। तो एक एस एम सार्कोवियर, दो जेड लाइन के बीच की जो स्ट्रक्चर है वो एक एस एम, ये दूसरी एस एम। तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अर्थात नर्व सेल का मसल सेल के साथ संबंध या जंक्शन, वह स्थान जहाँ पर नर्व सेल आकर मसल सेल तक आकर उसके साथ संपर्क करती है, उसका एंड होता है, वो समाप्त होती है। और जो एनआई है वो एनआई सीएनएस के द्वारा दिया गया आदेश मसल तक पहुंचता है। तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आप स्टूडेंट्स इधर देखिए, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। अगर आप मसल सेल की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मसल सेल के अंदर जो आउटरमोस्ट जो लेयर होती है, जिसे हम सामान्य कोशिका के अंदर पीएम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है सार्कोलेमा। इसी तरह सामान्य सेल के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ईआर को, तो ईआर का नाम यहाँ पर मसल सेल में एसआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसकी सार्कोलेमा है, मसल सेल की सार्कोलेमा, उसके अंदर आप देखिए कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये ऐसे सार्कोलेमा यहाँ आई और फिर ऐसे ये अंदर धंस गई, फिर पुनः ऊपर, फिर ऐसे धंस गई। तो इस तरह से टी शेप बनती है। ये जो है टी संरचना बनती है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो मसल सेल की जो सार्कोलेमा है उसके अंदर बहुत अधिक टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये सार्कोलेमा। अब आप देखिए इसके अंदर में ये जो एसआर है, एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोलेमा, इनकी ओपनिंग एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। टी ट्यूब्यूल एक्चुअली वास्तव में एसआर के साथ जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एसआर समाप्त हुई है, सार्कोलेमा, और यहाँ ये एसआर, दोनों आपस में जुड़ी हुई अवस्था में, यहाँ पर भी सार्कोलेमा और एसआर दोनों जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। उसका कारण है वो आगे चलकर मैं बताऊँगा आपको। इसके जस्ट नीचे हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये आपके थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट मीन्स एक्टिन के बने हैं ये, और येलो कलर में जो दिखाया है ये थिक फिलामेंट अर्थात ये मायोसिन के बने हैं। और ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन, तो एक जेड लाइन के बीच में एक एस है। इसी तरह ये ब्लू कलर की जो डॉट डॉट दिखाई है एम लाइन अर्थात एच जोन है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो टी ट्यूब्यूल की जो ओपनिंग है वो हमेशा कहाँ होती है? जेड लाइन के ऊपर। टी ट्यूब्यूल की ओपनिंग जेड लाइन के ऊपर है। उसका कारण है क्योंकि इसी टी ट्यूब्यूल की ओपनिंग से एसआर से जो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, बाहर आएंगे, तो वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आते ही क्या होगा? ट्रोपोनिन कहाँ पर है? थिन फिलामेंट में है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन से जुड़ने के लिए कैल्शियम आयन यहीं इसके साथ जुड़ जाए। उसका रीजन ये है कि प्रत्येक टी ट्यूब्यूल की जो ओपनिंग है वो जेड लाइन के पास होती है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने नंबर डाल रखे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक्चुअली क्या है नंबर 1? ये आप देखिए डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा।
डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो वेव है, एनआई है, नर्व इम्पल्स है, वो इस सार्कोलेमा को डीपोलराइज कर रहा है। जो वेव है ये डीपोलराइजेशन वेव ऐसे ऐसे चलती जाएगी और नीचे आती जाएगी। नंबर 2, डीपोलराइजेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल है, इनका डीपोलराइजेशन हो रहा है। नंबर 3 जो है डीपोलराइजेशन ऑफ एसआर। यहाँ पर ये मैंने जो दिखाया अराउंड में, ये एक्चुअली क्या डीपोलराइजेशन वेव है, एक्शन पोटेंशियल। नंबर 3 में आप देखिए, नंबर 3 में मतलब यहाँ है कि जो एसआर है, जो डीपोलराइजेशन की वेव टी ट्यूब्यूल से होती हुई एसआर तक पहुँचती है। तो नंबर 3 क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 का मतलब ये रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्म। जैसे डीपोलराइजेशन की वेव एसआर तक पहुंचेगी तो क्या होगा कि उसकी परमेबिलिटी के अंदर, एक्चुअली डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी सेल है सामान्य अवस्था में वो सोडियम पंप जो है वो चालू रहता है, जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। सोडियम पंप का अर्थ ये है कि सामान्य अवस्था में, अर्थात जब किसी सेल के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस, उद्दीपन या नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा होता है, तो उस स्थिति में सोडियम पंप चालू रहता है। अर्थात सेल हमेशा सोडियम पंप के द्वारा 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से बाहर निकालती है और 2 पोटेशियम आयन बाहर से सेल अपने अंदर लेती है। ये सोडियम पोटेशियम पंप। और जैसे ही एनआई आएगा, नर्व इम्पल्स की वेव आएगी, तो उस वेव के कारण जो सोडियम पंप है वो बंद हो जाता है। अर्थात किसी भी पीएम या सार्कोलेमा या एक्सोलेमा के ऊपर जब भी कोई एनआई आएगा, नर्व इम्पल्स आएगा, तो सोडियम पंप बंद होने के कारण उसकी परमेबिलिटी बदल जाती है और इस बदली हुई परमेबिलिटी के कारण ही ऐसा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन बाहर निकालता है। और वो कैल्शियम आयन यहाँ से होते हुए और यहाँ की ट्यूब्यूल की जो ओपनिंग है वहाँ से बाहर आएंगे कैल्शियम आयन। तो जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर आएंगे तो नंबर 4 क्या है, जो कैल्शियम आयन इन सार्कोलेमा। नंबर 5, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट। तो क्या होगा, जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने के कारण ट्रोपोमायोसिन अपनी स्थिति बदलेगी, ट्रांसलोकेट होगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक्टिन मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर वो खुल जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट। नंबर 6 जो है, नंबर 6, ये कैल्शियम आयन पुश बैक इनटू एसआर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 6 का मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कब पूरी होती है, जब कैल्शियम आयन पुनः एसआर के अंदर वापस धकेल दिए जाते हैं और इसमें ऊर्जा खर्च होती है। अर्थात एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो कैल्शियम आयन एसआर से बाहर आए थे उनको एटीपी की सहायता से अंदर पुनः धकेल दिया जाता है। जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ से गायब हो जाएंगे, एसआर में चले जाएंगे, जो मसल्स है, जो मसल सेल है वो रिलैक्स अवस्था में या शिथिल अवस्था में आ जाती है। इस तरह से आप नीचे आप देखिए एरो ये दिखाया मैंने जो डायग्राम, ये एक्चुअली क्या है, ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अर्थात एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है या फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको इसकी समरी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या वो रासायनिक क्रियाएं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।